नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं एज ए पीजीटी केमिस्ट्री जी ट्रिपल एस अरबर स्कूल में कार्यरत हूँ, जो कि नू डिस्ट्रिक्ट में आता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के विज्ञान के तीसरे पाठ के बारे में, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों। तो इसमें हम सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मॉलिक्यूल एंड आयन, अणु और आयन के बारे में कि अणु क्या होता है और आयन क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे बच्चों आणविक सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में। और अंत में हम पढ़ेंगे बच्चों आज मोलिकुलर मास मीन्स आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो चलो बच्चों, आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, मॉलिक्यूल या अणु क्या होता है। बच्चों, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह होता है जो रासायनिक आबंध के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कोई भी ऐसा अणु या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं अणु। हमारे आसपास में हम जितने भी चीजें देखते हैं, वो मुख्य रूप से अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, यहाँ पे पानी है, हवा है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पे अणु। बेटा, अणु कितने प्रकार के होते हैं? अणु दो प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करेंगे तत्व का अणु, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बेटा, यह वह अणु होता है जिसमें जो परमाणु आपस में आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उनमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। उसके अंदर जो परमाणु होंगे वो सारे एक ही प्रकार के होंगे, विभिन्न प्रकार के परमाणु नहीं होते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन गैस में दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम तत्व का अणु या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बच्चों, कोई और इसका एग्जाम्पल बता सकते हो आप? शाबाश, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के परमाणु आपस में रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो उसको भी हम कहेंगे तत्व का अणु। इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस में भी दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। चलिए, अब हम दूसरी बात करते हैं मॉलिक्यूल के दूसरे टाइप के बारे में, यौगिकों का अणु। जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे हमने तत्वों के अणु के बारे में बात की थी कि जिसमें जितने भी प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं वो सारे एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि यौगिकों का जो अणु होता है उसमें जो अणु उपस्थित होते हैं, उस अणु में जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें एक कार्बन का परमाणु होता है और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें एक कार्बन का परमाणु होता है और दो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने मीथेन गैस का। मीथेन का रासायनिक सूत्र की बात करें CH4, इसमें एक कार्बन का परमाणु होता है और चार हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे यौगिकों का अणु। तो यहाँ पे हमने बात की बेटा, अणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला तत्वों का अणु और दूसरा यौगिकों का अणु। अब हम अगले भाग में बात करते हैं बेटा आयन के बारे में। आयन वह स्पीसीज या वह चीज होती है जिसमें परमाणु या अणु के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित होता है। अब बच्चों, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अगर हमारे अणु के ऊपर धनात्मक आवेश है
तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे कैटायन या धन आवेशित आयन, या इसको हम धनायन भी कहते हैं। ऐसे ही अगर हमारे वस्तु पर या हमारे आयन पर ऋणायन उपस्थित है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम कहेंगे ऋणायन या एनायन। जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लिया हुआ है सोडियम का, सोडियम के ऊपर यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो इसको हम कहेंगे हम धनायन। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन पर जो आवेश है वो कौन सा है, नेगेटिव, ऋणायन है, इसलिए हम इसको कहेंगे ऋणायन। तो ये बच्चों हमारी बात होगी आयंस की। अब हम अगले भाग के बारे में बात करते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, कि जब भी दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला नियम जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है, चाहे कोई भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, उसके अंदर द्रव्यमान हमेशा संग्रहित रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम भौतिक परिवर्तन की बात करें, बर्फ का पिघलना, तो अगर मैं 1 किलोग्राम बर्फ लेता हूं और उसको पिघला देता हूं, तो जो पानी बनेगा वो 1 किलोग्राम होगा। मतलब यहाँ पे हम बात करें, जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा, उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मीथेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, तो इससे जो हमारा उत्पाद बना है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो यहाँ से हमने मीथेन की बात की, मीथेन मान लो अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 16 ग्राम, और ऑक्सीजन लेके चलता हूँ यहाँ पे 164 ग्राम, तो दोनों का अभिकारक का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 16 × 64, जो कि कितना आएगा, 40 ग्राम। शाबाश। तो अब हम बात करते हैं जो उत्पाद हमारा बनेगा, जो क्या क्या है हमारे इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उसका द्रव्यमान भी 40 ग्राम ही होगा। दोनों का जो मिलके जो द्रव्यमान आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का, वो कितना आएगा हमारा, 40 ग्राम। तो ये कहता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मीन्स जितना हमने अभिकारक लिया है उतना ही उत्पाद बनेगा, अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान हमेशा समान होंगे। चलिए, ये बात होगी हमारी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। अब हम अगले नियम के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है बच्चों, कि जब भी कोई पदार्थ बनता है उसके अंदर जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनके द्रव्यमान का जोड़, उनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र हमने यहाँ पे लिखा है CO, तो इसके अंदर कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम। अगर हम इसका अनुपात निकालें तो ये अनुपात आएगा 3:4। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:4 होना चाहिए। इसी अनुपात में जब वो संयोग करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसी में हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इसका अगर हम अनुपात निकालें तो 3:8, मतलब 3:8 के संयोग से, या 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये है हमारा निश्चित अनुपात का नियम। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मोलिकुलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र इसको कहते हैं। आणविक सूत्र बेटा हम पहले तो बात करेंगे, आणविक सूत्र क्या होता है। वह सूत्र जो दर्शाता है कि किसी भी पदार्थ के जो अणु है उसके अंदर का जो हमारे
परमाणु हैं वो कितने उपस्थित हैं, उनका संयोग क्या है, उनका जोड़ क्या है, उसके बारे में जो बताए वो आणविक सूत्र या मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र हम लिखते कैसे हैं, इसका यहाँ पे बेटा मैंने पानी का एग्जाम्पल लेके, वाटर का एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है कि हम सबसे पहले लिखते हैं जिस भी पदार्थ का हमने रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र लिखना है उसके अंदर कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं, सबसे पहले उनके सिंबल को लिखते हैं, उनके जिससे उसको दर्शाते हैं उससे इसको लिखते हैं। जैसे पानी का जो मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है, उसके नीचे फिर हम लिखते हैं उनकी वैलेंसी या संयोजकता को। तो हाइड्रोजन की संयोजकता है यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। मतलब एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ एक ही आबंधिया बना सकता है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें उसकी संयोजकता है 2, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए हम इसको क्रॉस से दिखाते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है और एक हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमारा सूत्र बनता है H2O, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। आ गया बच्चों समझ में। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, शाबाश, CO2, क्योंकि कार्बन की संयोजकता है 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, मतलब एक कार्बन को इनका अनुपात निकालें तो 2:1। तो एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे और एक ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन जुड़ेगा, तो इसी से हमारा सूत्र बनता है CO2। चलिए अगले हम बात करते हैं हम नेक्स्ट मोलिकुलर मास या आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो बेटा एक अणु के अंदर जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं उनके द्रव्यमान के योग जो भी आता है वो कहलाता है उस अणु का आणविक द्रव्यमान या मोलिकुलर मास। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है पानी का H2O, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हैं और एक ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इसका आणविक द्रव्यमान आएगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो हो गए 2 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो यहाँ पे जोड़ आएगा 2 जमा 16 मतलब 18 ग्राम। तो एक पानी के अणु का द्रव्यमान है 18 ग्राम। इसी तरीके से अगर बच्चों मैं पूछूं आपसे ऑक्सीजन गैस जो है जिसका रासायनिक सूत्र होता है O2, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, शाबाश, 32 ग्राम। इसी तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या चीजें सीखी, तो सबसे पहले हमने सीखा कि अणु क्या होता है। क्या होता है अणु, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जिसमें वो परमाणु आपस में किसी न किसी रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा आणविक सूत्र और आणविक द्रव्यमान के बारे में। फिर हमने सीखा द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के बारे में। फिर हमने सीखा निश्चित अनुपात के नियम के बारे में और फिर हमने बात की थी आयन के बारे में, आयन क्या होते हैं। चलिए बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।